हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? मैं आई होप यू ऑल आर बेटर। माय नेम इज प्रियंका पंजाबी। आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड विद 98 परसेंटाइल इन लेबर वेलफेयर कोड 55। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के एमसीक्यू क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज भी है। नेक्स्ट वीक आफ्टर 1 वीक जो है आपके यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन होने वाले हैं। तो रजिस्ट्रेशन लिंक जो है मैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक आपके जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे एंड जून में जो है 2024 का एग्जाम होने वाला है। जो भी एस्पिरेंट यूजीसी नेट जो है जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आपके लिए एक गुड न्यूज ये भी है कि जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन के लिए जो है अपने सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती थी, अब जो है यूनिवर्सल एग्जाम होगा। ओनली आपको यूजीसी नेट क्वालिफाइड करना है। जेआरएफ क्वालिफाइड करते हैं तो आपको स्टाइफंड मिलेगा। ओनली यूजीसी नेट के बेसिस पे आपका जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम जो है वो एग्जेम्प्टेड होगा। सो फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि आपको जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर जामिया यूनिवर्सिटी या फिर जितनी भी बड़ी बीएचयू। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स जो है वो परेशान रहते थे कि मैम इस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्रैक करें, कहाँ से कंटेंट करें, लें, कैसे पढ़े। तो अब आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओनली यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करें। यूजीसी नेट के बेसिस पे आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो एग्जाम्प्टेड होगा। ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। तो बस आपको अभी जो है यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। तो फ्रेंड्स, जून 2024 आपका अपकमिंग एग्जाम आपके सामने है। यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है। सो फ्रेंड्स, टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड के एमसीक्यू क्वेश्चन में डिस्कस करूंगी। तो फ्रेंड्स, अल्टरनेटिव डेज में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड। सो वन बाय वन जो है हम सारे यूनिट के एमसीक्यू क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट के साथ में जो है वो डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डू फॉलो माय चैनल, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, डिस्कस लेटर डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 is, which of the following is an example of higher order of cognitive learning outcome? So friends, higher order of cognitive learning outcome यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पे पूछा गया है। सो फ्रेंड्स, हायर ऑर्डर का मीन्स होता है, ऑप्शन नंबर 1 दिया है आपसे, लर्निंग फैक्ट्स एंड देयर सीक्वेंस। सो फ्रेंड्स, लर्निंग फैक्ट्स एंड देयर सीक्वेंस आपका हायर ऑर्डर ऑफ लर्निंग आउटकम नहीं होता है, क्योंकि फैक्ट एंड सीक्वेंस की बात जो है हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में करते हैं। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में करते हैं, जहां पर स्टूडेंट जो है ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय जो है वो सीक्वेंस में लर्न करता है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जहां पे स्टूडेंट्स सीक्वेंस में चीजों को याद रखता है। तो आपका जो सीक्वेंस में मेमोरी मेमोरी लेवल जो होता है वो हायर ऑर्डर ऑफ लर्निंग नहीं होगा। लर्निंग रोल्स एंड एक्शन सीक्वेंस। तो फ्रेंड्स, ये जो है अंडरस्टैंडिंग, सेकंड जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में स्टूडेंट जो है रोल्स एंड एक्शन के अकॉर्डिंग करता है। जब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट की, कॉन्सेप्ट एंड एक्स्ट्रैक्ट जो फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉग्निटिव लर्निंग, हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम। तो आंसर नंबर 3 जो है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of evaluation focuses on the identification of deficiency and difficulties of the learner? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे इवेल्युएशन टेस्ट पूछा गया है। एनटीए यूजीसी नेट इवेल्युएशन टेस्ट में हर साल, मतलब जब भी उसका एग्जाम होता है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। समेटिव इवेल्युएशन फ्रेंड्स, एक होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। ड्यूरिंग द लेक्चर जब हम स्टूडेंट्स का क्विजेस के थ्रू इवेल्युएशन करते हैं वो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है। समेटिव इवेल्युएशन जो आपके एग्जाम होते हैं एंड ऑफ द कोर्स, एंड ऑफ द सेमेस्टर, वो समेटिव इवेल्युएशन होता है। जहां पर भी हम स्टूडेंट की डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मीन्स होता है स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं स्टूडेंट्स की, दैट इज कॉल्ड इज डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट में आपके लिए क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके सामने ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। अब इस एमसीक्यू क्वेश्चन का पहले से ही फिक्स क्राइटेरिया है कि इसका आंसर जो है ये थर्ड होगा। ये होता है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में, जहां पर हम स्टूडेंट की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड,
क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, फटाफट से इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करो। विच इज ट्रू विथ रेफरेंस टू द सैम्पलिंग एरर। तो फ्रेंड्स रिसर्च एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन है। ये ऑप्शन नंबर 1 इज एन एरर दैट एक्यूज inadvertently owing to raw material. Option number 2 becomes progressively smaller as the sample size become larger. Become progressively smaller as the sample size becomes smaller. Has nothing to do with sample size. तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स सैम्पलिंग एरर कब होती है, जब हमारा सैंपल साइज जो होता है वो स्मॉल होता है। जब हमारा सैंपल साइज, जैसे ही हम सैंपल साइज को इंक्रीज कर देते हैं, सैंपल साइज अगर आपका बिग होगा तो वहां पे सैम्पलिंग एरर के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो बिकम आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट होगा। बिकम्स प्रोग्रेसिवली स्मॉलर एज द सैंपल साइजेस बिकम लार्जर। तो जब सैंपल साइज आपका लार्ज होता है तो वहां पर सैम्पलिंग एरर जो है वो उसके होने के चांस कम होते हैं। सैंपल साइज स्मॉल होता है तो आपके सैम्पलिंग एरर के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो फ्रेंड्स फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल सिंप्लीफाइड डिनोट द कैटेगरीज ऑफ डेटा। तो ये जो है स्केल्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 4 टाइप्स के स्केल होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड द रेशियो स्केल। तो कैटेगरीज ऑफ डेटा की बात करते हैं तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट होगा, नॉमिनल स्केल। तो नॉमिनल स्केल में जो है हम फ्रेंड्स कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं डेटा को। ऑर्डिनल स्केल जहां पर हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है कि डेटा को डिवाइड करते हैं। इंटरनल स्केल जो होता है वो एब्सोल्यूट जीरो होता है एंड रेशियो स्केल जो होता है वो से हम जीरो भी बोलते हैं। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में डिनोट द कैटेगरीज ऑफ डेटा, तो हम कैटेगरीज में डेटा को डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉमिनल स्केल। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ द वेरिएबिलिटी। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा डिपेंडेबल सोर्स है एस्टिमेशन ऑफ द वेरिएबिलिटी इज। तो ऑप्शन नंबर 1 एवरेज डेविएशन, ऑप्शन नंबर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन नंबर 3 वेरिएंस एंड ऑप्शन नंबर 4 इज कॉल्ड एज अ रेंज। तो फ्रेंड्स डिपेंडेबल सोर्स एस्टिमेशन जिसमें हम वेरिएबिलिटी को मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपका आंसर जो होगा वो सेकंड इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो फ्रेंड्स हमें 1 आवर में जो है 25-30 क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। तो फटाफट से क्वेश्चन को रीड करो। द प्रोसेस ऑफ कोलैबोरेटिंग डेटा थ्रू इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रायंगुलेशन, मिक्स मेथड, मेंबर चेक एंड द पार्टिसिपेंट्स रिसर्च। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस प्रोसेस ऑफ द कोलैबोरेटिंग डेटा थ्रू जिसमें हम इंटरव्यू का भी यूज कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन का भी यूज कर रहे हैं एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का भी यूज कर रहे हैं, तीनों मेथड को कोरिलेट करके यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रायंगुलेशन मेथड। जिसमें हम 3 मेथड्स को कोरिलेट कर रहे हैं, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, इसको हम बोलेंगे ट्रायंगुलेशन। सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रिसर्च इनकरेज द पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव। कौन किस टाइप की रिसर्च जो है इनकरेज करती है पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव को। फर्स्ट इज एथनोग्राफिक रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्जेजेटिक रिसर्च एंड द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो फ्रेंड्स जब हम बात करते हैं पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव की, सो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट एथनोग्राफिक रिसर्च। तो सर फ्रेंड्स एथनोग्राफिक रिसर्च जो होती है वो क्वालिटेटिव मेथड होती है जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करके पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर के ऊपर जो स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं हम एथनोग्राफिक रिसर्च। तो रियल टाइम इन्वायरमेंट, किसी पर्सन को ऑब्जर्व करके उसका इंटरव्यू लेके या उसके साथ में इंटरेक्ट करके बिहेवियर से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसे हम बोलते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एथनोग्राफिक रिसर्च, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। Participants' perspective is called as a ethnographic research. Next question. The following is a list of some basic teaching competency identified through various research on teaching, which among them falls in the domain of behavioral competencies.
आपसे पूछा गया है बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी टीचिंग कॉम्पिटेंसी जो है बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी को जो है फॉलो करती है। तो ऑप्शन नंबर वन, सेल्फ एफिकेसी, प्लानिंग, locus of control, communicating and flexibility। so friends, सेल्फ एफिकेसी जो होती है वो आपकी बिहेवियर से रिलेटेड है, लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो भी आपसे बिहेवियर से रिलेटेड है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो रिलेटेड टू द बिहेवियर। बट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच अमॉन्ग देम फॉल इन द डोमेन ऑफ बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी। तो अब आपके पास बचता है प्लानिंग एंड कम्युनिकेटिंग। सो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा। बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी जो नहीं है दैट इज प्लानिंग एंड द कम्युनिकेटिंग। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। Question number 9. Hypothesis testing, which result in either affirmation or deaffirmation, is the explicit concern in which method of research? आपके पास ऑप्शन दिए हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, एक्सोजेटिकल मेथड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है हाइपोथेसिस टेस्टिंग विच रिसर्च इन आइदर अफर्मेशन। हम किस में हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो है अफर्मेशन और डी अफर्मेशन की बात करते हैं इन द एक्सप्लिसिट कंसर्न। सो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है हम उसमें जो है प्रेजेंट के बेसिस पे जो है डेटा को कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट के बेसिस पे डेटा को जो है गैदर करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर हम अफर्मेशन और डी अफर्मेशन की बात नहीं करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, क्योंकि हम इसमें प्रेजेंट के बेसिस पे जो है रिसर्च मेथड का यूज करते हैं। एक्सपेरिमेंट मेथड में फ्रेंड्स टू वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। हम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और उसका इफेक्ट जो है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो है चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम हाइपोथेसिस का यूज करते हैं जो कि अफर्मेशन भी करते हैं और डी अफर्मेशन भी करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम हाइपोथेसिस को अफर्मेशन रीअफर्मेशन करते हैं। तो टू जो है आपका राइट होगा। एक्स पोस्ट फैक्टो, फ्रेंड्स, जो हमारा इंसिडेंट हो चुका है, इंसिडेंट होने के बाद जो हम रिसर्च करते हैं उसे बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो। आफ्टर द इंसिडेंट, आफ्टर द सिचुएशन, इसमें भी हम अफर्मेशन और डी अफर्मेशन का जो है वो यूज करते हैं। तो एक्स पोस्ट फैक्टो भी जो है आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे होगा एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड एक्स पोस्ट फैक्टो। ये टू मेथड एक ऐसी मेथड है जिसमें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो करते हैं उसका जो रिजल्ट होता है या तो अफर्म करता है या डी अफर्म करता है इन द एक्सप्लिसिट कंसर्न। हिस्टोरिकल मेथड में फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल मेथड में पास्ट में जो चीजें हो चुकी हैं उसके ऊपर हम जो है रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे अफर्मेशन और डी अफर्मेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। एक्सीजेटिकल मेथड, सो फ्रेंड्स, एक्सीजेटिकल मेथड में भी हम इसका यूज नहीं करते। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओनली एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड द एक्सपोज फैक्टो मेथड। क्वेश्चन नंबर 10। सो फ्रेंड्स, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ राइटिंग and referencing in a thesis in a research article. Statement number 2, research ethics and their observation are mandatory for all researchers. So friends, यहाँ पे आपसे statement number 1 में बोला गया है there is no difference between the format style of the writing reference thesis and a research article. So friends, इसमें difference होता है। thesis, जब हम बात कर रहे हैं thesis की और articles की, thesis में फॉर्मेट स्टाइल और राइटिंग के लिए कोई अपर लिमिट नहीं होती। हम 25,000 तक के वर्ड का भी यूज कर सकते हैं पीएचडी में जो हम थीसिस बनाते हैं। बट आर्टिकल्स में ये लिमिट होती है कि 5,000 के वर्ड से ज्यादा आप फॉर्मेट स्टाइल का यूज नहीं कर सकते हो। तो लिमिटेशंस होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपसे ऑप्शन में पूछा गया है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मेट स्टाइल ऑफ राइटिंग रेफरेंसिंग। तो ये आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इनमें डिफरेंस होता है। आर्टिकल जो होता है वो शॉर्ट होता है, थीसिस जो होती है वो ब्रॉड लेवल पे होती है जिसमें कोई अपर लिमिट नहीं होती है। 25,000 मैक्सिमम भी हम यूज कर सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2, रिसर्च एथिक्स एंड देयर ऑब्जर्वेंस आर मैंडेटरी फॉर ऑल रिसर्च। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट, क्योंकि सभी टाइप के रिसर्च में एथिक्स चाहिए। विदाउट एथिक्स
हम रिसर्च का यूज ही नहीं कर सकते, रिसर्च ही नहीं कर सकते, हमें एथिक्स का यूज करना पड़ता है। अगर हम कोई रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं या थीसिस लिख रहे हैं, अगर हमने किसी पर्सन के डेटा या कॉन्सेप्ट को कॉपी किया है, तो हमें उसकी बिब्लियोग्राफी देना होती है। इट्स मैंडेटरी फॉर ऑल रिसर्च। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट। First is false and statement number 2 is true. Option number 4 is your right answer. Question number 11. ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अ रिसर्च हाइपोथेसिस हैज टू बी टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ अ नल हाइपोथेसिस कॉल्ड। फ्रेंड्स स्टेटमेंट नंबर 2 है, टेनेबिलिटी ऑफ द रिसर्च हाइपोथेसिस कैन नॉट बी डायरेक्टली अफर्म। तो फ्रेंड्स रिसर्च हमारे पास जब हम रिसर्च हाइपोथेसिस बनाते हैं तो टू टाइप के रिसर्च हाइपोथेसिस होते हैं। एक होता है हमारे पास रिसर्च हाइपोथेसिस जिसे हम बोलते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस, दैट इज कॉल्ड एज अ अल्टरनेट हाइपोथेसिस। एक रिसर्च हाइपोथेसिस होता है नल हाइपोथेसिस, जिसे हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। जब हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, जब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है रिसर्च हाइपोथेसिस हैज टू बी टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ नल हाइपोथेसिस। यस इट्स ट्रू, रिसर्च हाइपोथेसिस हम नल हाइपोथेसिस के बेसिस पर ही जो है चेक करते। अगर हम नल रिसर्च हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। एंड तो फ्रेंड्स इसका जो टेस्टिंग होता है वो दोनों के बेसिस पे होता है, रिसर्च नल हाइपोथेसिस जिसे हम बोलते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस एंड द नल हाइपोथेसिस। स्टेटमेंट नंबर 2, tenability of the research hypothesis cannot be directly affirmed. So friends this is also a right statement, tenability of the research is cannot be directly affirm, हम इसे जो है डायरेक्टली जो है अफर्म नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे टू टाइप रिसर्च हाइपोथेसिस को हम डायरेक्टली अफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों ही हाइपोथेसिस को साथ में लेकर चलना होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। जब एक को एक्सेप्ट करेंगे तो दूसरे को रिजेक्ट करेंगे, दूसरे को रिजेक्ट करेंगे तो एक को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे टू टाइप की एरर्स भी होती है जिससे हम बोलते हैं टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। सो फ्रेंड्स आपके जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। We cannot directly affirm the tenability of the research hypothesis. Question number 12. Which newspaper logo bears let truth prevail? किस न्यूज़पेपर का लोगो होता है bears let truth prevail? So friends ये होता है टाइम्स ऑफ इंडिया का, जिसमें जो टू एलिफेंट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को देख रहे होते हैं, ये शो करता है ट्रुथ प्रिवेल्स को। तो ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 टाइम्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13. In order to promote direct learning, which of the following methods would be best suited? डायरेक्ट लर्निंग में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 टीम टीचिंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, लेक्चर विद एग्जांपल और डिस्कशन मेथड। टीम टीचिंग में जो है यहाँ पे लर्निंग की बात बोली गई, फ्रेंड्स आप ये चेक कर लेंगे, यहाँ पे टीचिंग की बात नहीं है, लर्निंग की बात बोली गई। तो टीम टीचिंग में टीचर का इन्वॉल्वमेंट होता है, लर्निंग नहीं होती है स्टूडेंट्स की डायरेक्ट। प्रोजेक्ट मेथड इज योर राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट होगा। क्यों राइट होगा? फ्रेंड्स प्रोजेक्ट मेथड जो होती है स्टूडेंट डायरेक्ट लर्निंग करते हैं, यहाँ पे टीचर सिर्फ उनको गाइड करता है, प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट से रिलेटेड गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, बट टीचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है प्रोजेक्ट मेथड्स में। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट। लेक्चर विद एग्जांपल, इसमें स्टूडेंट्स की डायरेक्ट लर्निंग नहीं होती क्योंकि स्टूडेंट पैसिव होता है। डिस्कशन सेशन में भी स्टूडेंट एंड टीचर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। डायरेक्ट लर्निंग मीन्स ओनली स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो प्रोजेक्ट मेथड में होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. इन स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग टी टेस्ट टी स्टैटिस्टिक इज यूज्ड व्हेन, स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग में टी स्टैटिस्टिक इज यूज करते हैं हम। ऑप्शन नंबर 1 सैंपल साइज इज स्मॉल से लेस देन 30, सैंपल साइज इज स्मॉल, द पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन,
Option number 3, population variance is not known. Option number 4, sample size is less than 30 एंड पॉपुलेशन। फ्रेंड्स, टी टेस्ट का हम यूज तब करते हैं जब सैंपल का साइज जो है वो लेस देन 30 होता है। सैंपल साइज क्या होता है? लेस देन 30। 30 से क्या होता है? वो कम होता है। जेड टेस्ट का यूज करते हैं जब सैंपल का जो साइज जो है वो 30 से बिग होता है। 30 से स्मॉल होता है तब हम टी टेस्ट का यूज करते हैं। जब सैंपल का साइज जो है वो 30 से बिग होता है, ग्रेटर होता है, तब हम जेड टेस्ट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। सैंपल साइज इज स्मॉल लेस देन 30। जब आपका सैंपल साइज लेस देन 30 होगा वो टी टेस्ट होगा। जब आपका सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 होगा दैट इज कॉल्ड एज योर जेड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं होप कि आप ये जो सेशन है वो एंजॉय कर रहे होंगे, बैक टू बैक जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, नॉन स्टॉप जो है अब हम क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे जून 2024 के एग्जाम के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की। एंड फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डू फॉलो माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर अ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे आपसे पूछा गया है नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, अब फ्रेंड्स हमारे पास जो है टू टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जो राइट हैंड साइड पे होता है इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है उसे हम बोलते हैं नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। सो फ्रेंड्स, रिसर्च स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में पूछा गया है नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? मीन जो होता है, मीन जो होता है वो लेस देन होता है मीडियन एंड द मोड से। तो ये जो टेस्ट होता है वो इजी हो जाता है क्योंकि मीन यानी कि एवरेज जो होता है वो मीडियन एंड मोड से जो होता है वो लेस होता है। एंड पॉजिटिवली स्क्वेयर्ड में क्या होता है? मीन यानी कि एवरेज जो होता है वो ग्रेटर होता है मीडियन एंड मोड से। मीडियन एंड मोड से। इसमें जो टेस्ट होता है पॉजिटिव में, पॉजिटिव में जो टेस्ट होता है फ्रेंड्स वो डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट हो जाता है? डिफिकल्ट इसीलिए हो जाता है क्योंकि मीन जो होता है वो ग्रेटर होता है मीडियन एंड मोड से। एंड राइट हैंड साइड पे आपका पॉजिटिव स्क्यूड होता है। नेगेटिव स्क्यूड जो होता है इस स्केल में जो है लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर अ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका राइट होगा क्योंकि नेगेटिवली स्क्यूड में मीन जो होता है मोड एंड मीडियम से लेस देन होता है। जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, तो मीन जो होता है मोड एंड मीडियम से ग्रेटर होता है जिसमें हमें टेस्ट करने में डिफिकल्टी होती है। नेगेटिव में हमें टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में इजी होता है। तो अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव, योर नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इज इजी एंड योर पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफिकल्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। मैं होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16, which test is appropriate to discover whether there are statistical significant differences between the mean of two groups randomly drawn from normally distributed data। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे कीवर्ड से भी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आपसे यहाँ पे पूछा गया है सिग्निफिकेंट डिफरेंस। जब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू रैंडम ग्रुप की जब बात करते हैं तो वो होता है हमारा टी टेस्ट। टी टेस्ट जब हम यहाँ पर टू रैंडम ग्रुप की बात करते हैं, जब हम टू वेरिएंस की बात करते हैं तो वो होता है एफ टेस्ट। यहाँ पे आप पूछा गया आपसे टू रैंडम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो दैट इज योर टी टेस्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज डिफाइंड एज।
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो डू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज डिफाइंड एज अ स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला आप याद रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बहुत काम आएगा आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, दैट इज कॉल्ड एज अ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो फ्रेंड्स ये क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ टाइप ऑफ रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ये एक रिलेटिव मेजर होता है डिस्पर्शन का। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन। ये जो रेशियो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का होता है। द कोएफिशिएंट, यहाँ पे हम रिलेशनशिप किसकी बात करते हैं, स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट में हम एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं और मीन की बात करते हैं। तो एक डिस्पर्शन होता है। The coefficient variation of a dimensionless quantity and usually given as a percentage, ये जो है dimensionless होता है, usually हम percentage में इसको define करते हैं। It helps to compare two data sets, ये हमें help करता है two data sets को compare करने में on the basis of degree of variation। हमें two data sets को जब compare करना होता है तब हम जो है coefficient of variation statistical research का use करते हैं। तो फॉर्मूला आप जो है वो ध्यान रखना। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। So, friends, read it. Question number 18. Which one of the following is a non-probability sampling? Two type की sampling होती है, friends. Probability sampling and non-probability sampling. Probability sampling का means होता है quantitative sampling. Non-probability sampling जो होती है वो qualitative sampling. तो probability sampling quantitative, जिसमें डेटा जो होता है वो accurate होता है, नंबर के फॉर्म में होता है। नॉन probability sampling जो नंबर के फॉर्म में नहीं होता, डेटा जो है वो accurate नहीं होता। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है नॉन प्रोबेबिलिटी। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो होती है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज योर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो होती है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। पर प्रोपोजिस सैम्पलिंग, तो प्रोपोजिस सैम्पलिंग जो है हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो होगी वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, ये जो होती है आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। कोटा सैम्पलिंग, प्रपोसिव सैम्पलिंग जो होती है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। On the basis of summative test, a teacher is interpreting his or her student performance in terms of their wellness, lifestyle, evident in behavior. This will be called. फ्रेंड्स आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1, फॉर्मेटिव टेस्टिंग, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, नॉन रेफरेंस टेस्टिंग एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। सो फ्रेंड्स आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि समेटिव टेस्ट हम एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर जब स्टूडेंट्स के लेक्चर हो जाते हैं, जब हम जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं वो समेटिव इवैल्यूएशन होता है, जहां पर हम स्टूडेंट्स को एक क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं। तो आपसे पूछा गया है अ टीचर इज इंटरप्रेटिंग हिज और हर स्टूडेंट परफॉर्मेंस, हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, वेलनेस और लाइफ स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको एक एमसीक्यू टेस्ट दे दिया, आपके जो क्राइटेरिया है इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। तो अब ये जो क्वेश्चन दिया ऑब्वियसली इसका पहले से फिक्स होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो 2 होगा। तो ये एक क्राइटेरिया होता है। तो आपका जहां पर टीचर जो है समेटिव इवैल्यूएशन के हिसाब से स्टूडेंट की परफॉर्मेंस और स्टाइल और बिहेवियर को एविडेंट करता है, दैट इज कॉल्ड एज योर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, जहां पर हम एक फिक्स क्राइटेरिया कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो 40% का क्राइटेरिया होता है कि जिस भी स्टूडेंट के एग्जाम में 40% आएंगे वो ही स्टूडेंट एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। तो ये क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। जैसे आपको यूजीसी नेट एग्जाम में क्राइटेरिया कि जितने भी स्टूडेंट एग्जाम में अपियर होते हैं उसके 6% स्टूडेंट ही एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे।
और जेआरएफ के लिए ओनली 1% है। तो ये एक क्राइटेरिया है जो हम जो आपका टेस्ट है, जो आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो यूजीसी नेट का, वो समेटिव इवेल्युएशन है, क्योंकि वहां पे आपको कोई टीचर या कोई यूट्यूबर या कोई भी आपको गाइड नहीं कर रहा है, लेकिन आपका जो इवेल्युएशन होगा, आपके मार्क्स आते हैं, आपका स्कोर कार्ड होता है, इसलिए वो समेटिव इवेल्युएशन है। क्योंकि वहां पे एक क्राइटेरिया है कि आपके 6% ही ओनली स्टूडेंट यूजीसी नेट क्वालिफाई करेंगे, 1% ही जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। तो दिस इज योर, इट्स योर परफॉर्मेंस, so that is called as a criterion difference test is your right answer. Question number 20. A researcher attempts to evaluate the effect of methods of feeding and anxiety on anxiety proneness of children. Which method of research would be appropriate for this? Friends, यहाँ पे option number 1 case study method, experimental method, case study method, experimental method, ex post facto method and the survey method. तो कौन सी मेथड है जिसमें टीचर जो है इफेक्ट चेक कर रहा है फीडिंग ऑन एंजाइटी ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ चिल्ड्रन? जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी है, स्टूडेंट्स की एंजाइटी को चेक कर रहा है, इफेक्ट को चेक कर रहा है, जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी है आफ्टर द इंसिडेंट, जो हम रिसर्च करते हैं उसे बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। सर्वे मेथड में क्वेश्चनर फिल करवाते हैं, एंड केस स्टडी मेथड इन डेप्थ स्टडी करते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड में डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो चीज ऑलरेडी इंसिडेंट हो चुका है उसे हम मेजर करते हैं, उसे बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, friends, solve this question. In which of the following arrangement a wider spectrum of ideas and issues may be possible? किस मेथड में वाइडर, बहुत ज्यादा आइडियाज एंड इश्यूज निकल के आते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो कॉन्फ्रेंस में जितने लोग भी प्रेजेंट होते हैं, एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होता है, तो सबके माइंड में कुछ ना कुछ आइडियाज चलते रहते हैं। तो सबसे ज्यादा आइडियाज आपके कॉन्फ्रेंस में आते हैं, क्योंकि जितने लोग भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं कॉन्फ्रेंस में, तो सबके माइंड में कुछ ना कुछ आइडियाज आते हैं। तो सबसे ज्यादा आइडियाज वाला जो मेथड होती है वो होती है आपकी कॉन्फ्रेंस। वर्कशॉप, जहाँ पे हम हैंड ऑन एक्सपीरियंस करते हैं, पार्टिसिपेंट जो है वो हैंड ऑन एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब खुद इन्वॉल्व होते हैं। रिसर्च आर्टिकल में आइडियाज सिर्फ 1 ही पर्सन के आते हैं, वाइडर नहीं आते। जिसने रिसर्च पब्लिश किया है, जिसने रिसर्च आर्टिकल लिखा है, सिर्फ उसी के आइडियाज आते हैं, क्योंकि उसने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है। कॉन्फ्रेंस में जितने लोग होते हैं उनके सबके आइडियाज निकल के आते हैं। दैट इज कॉल्ड योर आंसर नंबर 3 इज योर राइट आंसर। Question number 21, sorry, 22. Which of the following research type focuses on ameliorating the prevailing situation? किसी भी सिचुएशन को प्रैक्टिकली जब हमें सॉल्व करना होता है, प्रेजेंट में जो सिचुएशन में हम फंस गए हैं उसे हम प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं किस रिसर्च मेथड के थ्रू? जो हमें प्रेजेंट टॉपिक पे, सिचुएशन पे बात करना होती है, तो वो होती है एक्शन रिसर्च। जब सिचुएशन की बात करती है जिसमें हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो वो होती है आपकी एक्शन रिसर्च। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर, एक्शन रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग? इफेक्टिव टीचिंग का कौन सा की बिहेवियर है? सो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, ऑप्शन नंबर 2 स्ट्रक्चरिंग इंस्ट्रक्शनल वैरायटी एंड द क्वेश्चनिंग। किसमें जो है टीचर के बिहेवियर जो है इफेक्टिव टीचिंग? तो फ्रेंड्स, टीचर का बिहेवियर तब इफेक्टिव टीचिंग नहीं होती है जब वो स्टूडेंट के आइडियाज और कंट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। हम स्टूडेंट के आइडियाज और कंट्रीब्यूशन का यूज भी करते हैं, पर ये टीचर के लिए इफेक्टिव बिहेवियर नहीं। स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चरिंग भी नहीं होगा। क्वेश्चनिंग, जब तक टीचर ने आपको टॉपिक नहीं पढ़ाया उससे क्वेश्चन करना, ये बिहेवियर जो है वो राइट नहीं है। तो टीचर डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शनल वैरायटी का यूज कर रहा है, वैरायटी ऑफ द टीचिंग पैडागोजी का यूज करता है, वो जो बिहेवियर होता है टीचिंग के लिए वो इफेक्टिव होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। फॉर एग्जाम्पल, फ्लिप्ड क्लासरूम, ऑनलाइन क्लासेस, डिस्कशन फोरम, डाउट क्लासेस, क्विज सेशन, प्रोजेक्ट मेथड, तो जिसमें टीचर इंस्ट्रक्शनल वैरायटीज का यूज करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ effective teaching.
क्वेश्चन नंबर 24. A researcher fails to reject the null hypothesis in his or her. What implication will be carried for his or her principal research hypothesis? Option number one, accepting the research hypothesis. Option number two, rejecting the research hypothesis. Option number three, not taking any decision on the research hypothesis. Option number four, improving the research hypothesis. क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिसर्चर क्या हो रहा है, रिजेक्ट करने में फेल हो जा रहा है, यानी कि अगर रिसर्चर ने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में फेल हो रहा है, दैट मीन्स कि उसने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट एक्सेप्ट किया है. हमारे पास टू टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं ना, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस. क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ए रिसर्चर फेल्स टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. जब वो नल हाइपोथेसिस को फेल फेल हो रहा है रिजेक्ट करने में, दैट मीन्स कि उसने नल हाइपोथेसिस को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है. एंड अल्टरनेट को क्या किया है, रिजेक्ट किया है. तो ऑप्शन नंबर टू इज योर राइट आंसर. यानी कि उसने नल हाइपोथेसिस को क्या किया है, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया है एंड रिजेक्ट किया है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, यानी कि रिसर्च हाइपोथेसिस. ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन सेट बेस्ट रिप्रेजेंट एन एक्शन रिसर्च साइकिल? एक्शन रिसर्च साइकिल में फ्रेंड्स आप ये ध्यान रखना, हम यूज करते हैं पावर. पेयर का मतलब होता है प्लान, ए फॉर एक्शन, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट. एक्शन रिसर्च में पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर एक्ट करके देखते हैं. पहले हम प्लानिंग करके देखते हैं, एक्ट करके देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देन फिर रिफ्लेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है टेस्ट करके देखना है. फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रैक्टिकल कर, पहले मैंने प्लान किया कि मुझे कार चलाना सीखना है. पहले मैंने प्लान किया, फिर मैंने एक्ट किया कि मुझे सीखना कैसे है, फिर मैंने ऑब्जर्व किया किसी पर्सन को, देन फिर वो ऑब्जर्व करने के बाद में जो है कार चलाना सीख गई, वो रिफ्लेक्ट हो गया. तो ऑप्शन नंबर टू जो है वो राइट होगा. आप PAOR से याद रखना, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट. सो ऑप्शन नंबर टू इज योर राइट आंसर. सो मैं आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. तो ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए एंड अपनी प्रिपरेशन को करिए. तो डेली मॉक टेस्ट आप लगाइए, प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करिए. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि मैम सिलेबस जो है वो चेंज होने वाला है. तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है सिलेबस चेंज होने को रिगार्डिंग, सो डोंट वरी अबाउट इट. जून 2024 के लिए आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो भी आपके पास कंटेंट अवेलेबल है उसके साथ में आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मैं आपको वैसे यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रही हूँ. उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आर गुप्ता की बुक को भी जो है प्रेफर कर सकते हैं. तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड आप मुझे जो है टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट एंड क्वेरी होगी तो वो मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर सकती हूँ. तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.